पानीपत की पहली लड़ाई के बाद हिंदुस्तान की सल्तनत लोधी खानदान से मुगलिया खानदान में मुंतकिल हो चुकी थी। तख्ते दिल्ली पे बाबर कब्जा कर चुका था, लेकिन तख्त हासिल करना और फिर उस पे अपना कंट्रोल बरकरार रखना दो अलग अलग काम है। मंगोलों की तरह ज़हीरुद्दीन बाबर को भी अपनी सल्तनत बरकरार रखने के लिए मजीद खून बहाना पड़ा। तारीख में लिखा है कि बाबर को हिंदुस्तान पे हमले की दावत देने वाला एक राजपूत सरदार था जिसका नाम राणा सांगा था, जिसने मुगलों की फतह के बाद हिंदुस्तान में बाबर की हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और मुगलों के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद किया। राजपूत सरदार राणा सांगा का ये ख्याल था कि बाबर भी अपने जद्दे अमजद अमीर तैमूर की तरह हिंदुस्तान में सिर्फ लूट मार करेगा और फिर वापस चला जाएगा और राणा सांगा अपनी सल्तनत को हिंदुस्तान भर में फैला लेगा। इब्राहिम लोधी को शिकस्त देने के बाद जब बाबर ने हिंदुस्तान में ही रुकने का फैसला किया तो राजपूत सरदार बाबर से जंग के लिए तैयार हो गया। राजपूतों और मुगलों की जंग कब और कैसे हुई, बाबर का दौरे इक़्तिदार कैसा था और बाबर की मौत कैसे हुई, ये सब आज आपको मुगलिया सल्तनत की दूसरी किस्त में मुकम्मल तारीखी हक़ाइक़ के साथ बताएंगे। आप देख रहे हैं ट्रू इन्फो नेटवर्क और मैं हूँ आमना गुल। दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करने के कुछ ही अरसे बाद 17 मार्च सन 1527 को बाबर को राजपूतों के एक जबरदस्त मुतहिदा लश्कर का मुकाबला करना पड़ा। इस लश्कर की कमान राजपूत सरदार राणा सांगा के हाथ में थी और इस लश्कर में जहां तमाम राजपूत इकट्ठे थे, वहीं लोधी खानदान के वफादारों की भी एक बड़ी तादाद उनका साथ दे रही थी। राजपूतों की बेपनाह तैयारी की खबरें बाबर तक भी पहुंच रही थीं। बाबर ने हालात का जायजा लिया और मजीद नई तोपें बनाने का हुक्म दे दिया। तमाम तर तैयारी के साथ जब बाबर राजपूतों के साथ लड़ाई के लिए निकला तो उसके पास 50 तोपें और एक बड़ा लश्कर था। बाबर अपनी किताब तुस्के बाबरी में लिखते हैं कि लश्कर मार्के के लिए अभी निकला ही था कि एक नजूमी ने ये ऐलान कर दिया कि मुरीख सैयारा, जो कि इल्मे नजूम में जंग का सितारा समझा जाता है, वो मगरिब में है, यानी ये बाबर की फौज के लिए एक बुरा शुगुन है। बाबर की फौज ने जब ये खबर सुनी तो उनके हौसले पस्त हो गए, लेकिन इस मौके पे बाबर ने अपने सब सरदारों और सिपाहियों से एक जबरदस्त खिताब किया। तारीख लिखती है कि बाबर शराब नोशी का आदी था और दौरान खिताब उसने ये वादा किया कि अगर अल्लाह तबारक ताला मुझे इस जंग में फतह अता करे तो फिर मैं उम्र भर शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा और ना ही दाढ़ी मुंडवाऊंगा। और इसके साथ ही अपनी फौज के सामने शराब के बर्तन तोड़ दिए और लश्कर के साथ ऊंटों पे लदी शराब में भी नमक मिलवा दिया और सिरके में तब्दील करवा दिया। बाबर ने साथ ये ऐलान भी किया कि अगर मैं राणा सांगा से जंग जीत गया तो अपनी सल्तनत में मुसलमानों पे लगे सारे टैक्स माफ कर दूंगा। बाबर के इस खिताब का जबरदस्त असर लश्कर पे पड़ा। आगरा से 60 किलोमीटर दूर राजस्थान का एक इलाका है खानवा। ये आजकल राजस्थान के जिला भरतपुर का हिस्सा है। इसी मकाम पे मुगल और राजपूत आमने सामने आए। बाबर ने यहाँ पे भी पानीपत लड़ाई वाली टेक्निक इस्तेमाल की। इस जंग में बड़े जोर का रन पड़ा, मगर आखिर में मैदान बाबर के हाथ लगा और राजपूती फौज को शिकस्ते फाश हुई। यूं बाबर अब बिला खौफ हिंदुस्तान का बादशाह बन चुका था। बाबर अब मुगलिया सल्तनत की मजबूती में मसरूफ हो गया। ज़हीरुद्दीन बाबर बेशक एक बहादुर, जांबाज और हौसलामंद जर्नैल था, लेकिन उसकी जिंदगी के बाज दीगर पहलू भी बड़े ही दिलचस्प हैं। बहसियत इंसान बाबर एक मिलनसार, सखी और मेहरबान शख्स था। अपनी गलती का एतराफ करने में वो कभी भी नहीं झिझकता था। अलबत्ता वो झूठे और मक्कार लोगों को हरगिज माफ नहीं करता था। बाबर एक सच्चा मुसलमान था और खुदाई मदद पर कामिल भरोसा रखता था। बाबर फकत एक अजीब फातेह ही नहीं था, बल्कि वो एक फाजिल, समाने निगार,
मुसन्निफ और शायर भी था। बाबरनामा, जिसमें उन्होंने अपनी सवाने हयात कलमबंद किए हैं, एक कमाल की तसनीफ है जिसमें बाबर की जिंदगी के वाक़यात तफसील से लिखे गए हैं। बाबर ने किताबत की एक नई तर्ज ईजाद की थी जिसका नाम खते बारी रखा गया था, और इसी तर्ज में बाबर ने कुरान हकीम लिखकर उसे मक्का भिजवाया। मौसीकी के साजो आहंग का ज़ौक़ बाबर की हमागीर तबीयत में कमाल को पहुंचा हुआ था। अकबर, जहांगीर और शाहजहां को मौसीकी की मोहब्बत बाबर से ही विरसे में मिली। बाबर ने सरजमीन हिंद की जो खिदमत की हैं, उनमें एक खिदमत फने बागबानी का रवाज भी है। दरख्तों और फूलों से मुतालिक बाबर की मालूमात बेहद वसी थीं। बाबर ने काबुल में 10 बाग लगवाए। जमुना के किनारे उनका लगाया हुआ राम बाग बाद में चलकर जहांगीर और शाहजहां के शालामार और निशात बाग का पेशरो साबित हुआ। बाबर को इमारतें बनवाने का शौक बचपन से ही था। गजनी, कंधार और काबुल में उन्होंने मस्जिदें, मकबरे और कारवान सराय बनवाए। हिंदुस्तान में उन्होंने कुस्तुनतुनिया से मैमार बुलवाए। उनकी जाती निगरानी में आगरा, फतेहपुर सीकरी और ग्वालियर में कई खूबसूरत इमारतें तामीर की गईं। वो मस्जिद जो बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोधी पर फतह हासिल करने की खुशी में बनवाई, वो अब तक मौजूद है। बाबर के पोतों ने बाबर से ही तामीराती ज़ौक़ सीखा, हत्ता कि ये ज़ौक़ तरक्की करता हुआ एक खास शक्ल इख्तियार कर गया जिसे मुगलिया फन तामीर के नाम से आज भी याद किया जाता है। हिंदुस्तान में बाबर के इंतहाई मुख्तसर दौरे हुकूमत में कई नई इस्लाहात हुई। गरीबों के टैक्स माफ कर दिए गए, जबकि यतीम बच्चों की कफालत बैतुल माल से की जाने लगी। तारीख बाबर के दौरे इक़्तिदार को सुनहरा दौर करार देती है। बाबर अब मुगलिया सल्तनत की मजबूती में मसरूफ हो गया, लेकिन सिर्फ 3 साल ही गुजरे थे कि 1530 में 47 वर्ष के बाबर की भी ऐन जवानी में मौत हो गई। बाबर की मौत से एक हैरतअंगेज वाकया मंसूब किया जाता है। तारीख लिखती है कि बाबर का बेटा वली अहद हुमायूं सख्त बीमार हो गया। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। कहा जाता है कि बाबर परेशानी के आलम में शहजादे के पलंग के गिर्द चक्कर लगाते हुए दुआ करता कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे की जिंदगी के बदले मेरी जान ले ले और मेरे बेटे की जिंदगी बख्श दे। खुदा का करना ऐसा हुआ कि शहजादा हुमायूं ठीक हो गया और बाबर बीमार पड़ गया, और यूं इसी बीमारी की हालत में बाबर का इंतकाल हो गया। बाबर की वसीयत के मुताबिक बाबर को काबुल में दफन किया गया। काबुल में जिस बाग में बाबर का मकबरा है उसे बागे बाबर कहते हैं। बाबर की मौत के बाद हुमायूं हिंदुस्तान का बादशाह बना। बादशाह बनते ही हुमायूं को कैसे अपने ही भाइयों की दुश्मनी और मुखालिफत का सामना करना पड़ा और हुमायूं को दिल्ली क्यों छोड़ना पड़ा, ये सब आप देखेंगे मुगलिया सल्तनत की अगली किस्त में।